हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे एकदम आप लोग एकदम पूरा जोरदार तैयारी कर रहे हैं नीट का। तो अभी टाइमिंग है कि आप जो है ना क्विक रिवीजन सारे कॉन्सेप्ट का कर लें, क्योंकि पूरा जो है ना आपका नोट पढ़ने का टाइमिंग नहीं है ना। तो नोट पढ़ने का टाइमिंग नहीं है, तो इस टाइम में बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको क्विक रिवीजन सबका, सारे फॉर्मूले का ओवरऑल जो है ना एक बार व्यू आपके नजरों के सामने से गुजर जाना चाहिए। उसी के लिए मैं जो है ना एनटीए के द्वारा डिजाइन जो जो भी सिलेबस वो क्वेश्चन आपको बना के देता है, वही एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस निकाला और एकदम सीक्वेंस में जो है ना आपके लिए मैंने है इसको सबको क्या किया, समराइज कर दिया एक जगह, है ना। ये चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। कितना आता है या नहीं आता है ना। एनटीए जो जानना चाहता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जो है ना सबको मैंने कंपाइलेशन किया है। एनटीए ने एक्चुअली यूनिट वाइज जो है ना सब चीज को बांटा है, सारे सिलेबस को। जैसे कि क्लास 11th के टोटल जो जितने चैप्टर वो पूछने वाले हैं उसको है 10 यूनिट में सब डिवाइड किया है। तो उसी कड़ी में मैं जो है फोर्थ यूनिट लेके आ गई हूँ। फोर्थ यूनिट में एनटीए ने बोला वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में बच्चों को जल्दी से बता दीजिए। तो ये जो है ना वर्क पावर एनर्जी में से ये चीज आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। बहुत और भी अच्छे से आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और एक्स्ट्रा चीजें आ रही तो वो वेल एंड गुड और आपको जो है ना हेल्प ही करने वाली है एटलीस्ट। लेकिन ये चीज तो आनी ही चाहिए, है ना। ये चीज आप एक बार देख लीजिए यार, ये चीज आपको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, उसका मैंने डिटेलिंग किया है। तो यह है यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यूनिट फोर में बोला कि वर्क को कितने तरीके से लिखते हैं। एक तो कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क होता है। कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो एफ एस कॉस थीटा आ जाता है वर्क। यदि कोई वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो भी क्या होता है, वर्क के बराबर है। एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। फिर यदि एंगल दोनों के बीच में यदि सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो वर्क कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू थीटा ऑफ 0 डिग्री, कॉस थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है, ये एफ एस आ जाएगा। सिमिलरली दोनों के बीच में यदि 180 डिग्री का एंगल है एफ और एस के बीच में तो माइनस एफ एस, यदि 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क क्या हो जाता है, 0। ओके। फिर जाकर बोला वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क कैसे निकालते हैं। वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क, आपके पास वेरिएबल फोर्स होगा जितने जहां से जहां तक, मान चलिए x1 से x2 में बोला तो x1 से x2 में आपको क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क, है ना। लेट से कि आपका वेरिएबल फोर्स यहाँ पे एफ मैंने मार्क किया और डी आर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना। तो एफ डॉट डी आर को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया R1 से R2। ठीक है ना। तो लेट से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ सेट किया, फोर्स को जो है ना ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना। इसको ये वर्क, इसके कारण वर्क निकालना है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, सब इसको डॉट प्रोडक्ट करा दिया, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, है ना। यहाँ पे x1 से x2 में इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, है ना। इसका लिमिट y1 से y2 में इंटीग्रेट कर दीजिए। सिमिलरली इसका z1 से z2 में क्या कर दिया, आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो वेरिएबल फोर्स का वर्क आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट, एरिया अंडर एफ आर कर्व। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ आपको ग्राफ दिया हुआ, उसके अंदर का जो एरिया होगा, है ना, इसके अंदर का जो ये एरिया है, उसके अंदर का जो एरिया है वो क्या देगा, आपको वर्क देने वाला है ना। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व विल गिव यू वर्क डन बाय दैट फोर्स, है। ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी एस, पहले तो बचपन से पढ़ते होंगे। कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स, जिस फोर्स का वर्क जो है ना पाथ से इंडिपेंडेंट हो, है ना, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, उसको अपना बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। जैसे देखिए अभी मैंने ये 1 से 2 तक कोई ऑब्जेक्ट जाना है ना, इसके 3 तरीके जाने। एक तो एक पाथ 1 से जा रहा है, एक पाथ 2 से जा रहा है, पाथ 3 से जा रहा है। ये पहुंच तो सेम पोजीशन पर है, इसकी वजह से ये जो वर्क 1 से जाने का वर्क, सेकंड से जाने के बाद, थर्ड से जाने के बाद, तीनों का वर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके। क्लोज पाथ में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यदि आपने यहाँ चलना स्टार्ट किया फिर यहाँ से घूमते 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 इसी वाले पोजीशन पर आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0, इसलिए वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है ना, आपने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, है ना। तुम जोरदार तरीके से तुम पूरा जो है ना पूरा मचा कर रख दीजिए, है ना। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, मैं तो बहुत एकदम पूरा कॉन्फिडेंट में हूँ कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, राइट। ठीक है। वर्क डन बाय द ऑल फोर्स इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत काम की चीज है ना। तो वर्क एनर्जी सारी
फोर्स के कारण जो वर्क होगा है ना, सबको आप ऐड करोगे ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। यह वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पढ़ते हैं। पोटेंशियल एज सच एब्सोल्यूट कुछ पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय मतलब निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क निकालिए, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, राइट। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, और उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आती है ना। ये क्या होगा? माइनस ऑफ जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कॉन्फिगरेशन का डिफाइन है ना। लेट से कि मैं अभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, इस पे है ना मास अलग अलग मैंने एम वन एम टू एम थ्री मैं मास ले लेता हूँ, तो कितने पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका? यू इक्वल्स टू, इसके बीच मान चलो ए डिस्टेंस है, इसके बीच में भी ए डिस्टेंस है, इसके बीच में ए डिस्टेंस है, तो नेट यू क्या हो जाएगा? तो माइनस ऑफ जी एम वन एम टू डिवाइड बाय ए। तो ये तो हो गया एम वन और एम टू कॉम्बिनेशन सिर्फ, है ना। फिर जब एम टू एम थ्री का कॉम्बिनेशन से माइनस ऑफ जी एम टू एम थ्री डिवाइड बाय ए, है ना, प्लस प्लस करेंगे यहाँ प्लस माइनस ऑफ जी, अब ये एम वन एम थ्री वाला एम वन एम थ्री डिवाइड बाय क्या कर दो? ये कर दो। ये सबको सम कर देंगे क्या आ जाएगा? ये पूरा कॉन्फिगरेशन का आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर है, और कितना उसमें इलॉन्गेशन आया वो है उसकी वैल्यू है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को रिलेट इस तरह से करते हैं। एफ एक्स यदि निकालना तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एक्स में निकालना फोर्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, निगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स है ना, सॉरी डी यू बाई डी एक्स। एफ वाई निकालना तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और एफ जेड निकालना तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये एक्स एक्स में, वाई में और जेड में आपके पास तीनों फोर्स आ जाएंगे, है ना। नेट फोर्स यदि जीरो हो किसी सिस्टम पे तो वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है ना। इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। वो कब होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स को एब्सेंट है ना, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, तो उसकी उस कंडीशन में आप लिखते हैं फाइनल जो मैकेनिकल एनर्जी वो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि पता है आपको, ये क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी उस केस में कंजर्व होते हैं। ओके, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिस फोर्स के कारण जो वर्क डिपेंड करता है पाथ पे, है ना। तो यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है तो वो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये वन से टू, एक तो तरीका हो सीधे जाने का, दूसरा इधर से आप गए, ये सेकंड पाथ है, ये फर्स्ट पाथ है। तो ये वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ डज नॉट इक्वल टू होगा वर्क डन बाय सेकंड पाथ, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। ये पाथ ज्यादा है, ये पाथ कम है, तो वर्क डिपेंड हो जाएगा। तो उसी तरह फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। देखिए इधर से ए पे गए, फिर जाके इधर वापस आ गए मास, है ना। मास ए यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, तो नेटवर्क की वैल्यू जीरो नहीं हुआ, माइनस ऑफ 2fs हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका फिर है नेक्स्ट कोलिजन के बारे में इसी चैप्टर में। और तो कोलिजन को आपके टीचर ने इसे पढ़ाया होगा, सेपरेट क्लास में लिया होगा उसको, है ना। लेकिन यहाँ पे इसी यूनिट में जो है ना, यूनिट 4 में ही एनटीए ने डाल दिया इसको, तो अपन कोलिजन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कोलिजन मतलब कि दो बॉडी है, दोनों कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों टकराया, तो उसकी वजह से उसको कुछ कोलिजन हुआ है ना। तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में जानने की कोशिश किया। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि यदि
तो इलास्टिक कोलिजन के बारे में जान लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन 2D डायरेक्शन में इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू क्या है? ये बॉडी है इधर से और ये बॉडी इधर से जा रहा है, दोनों टकराए है ना। इसके जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन क्या है इसका, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसके लाइन ऑफ मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, इधर इसके अलावा है ना। तो इस तरह के जो कोलिजन हो गया 2D में है ना, दोनों का अलग अलग जो है ना लाइन ऑफ मोशन है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग है। तो ये जो कोलिजन हो गया 2D में कोलिजन है। तो अब देखिए इसका जो है ना आपको कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा है ना। ये U1 का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, U1 cos थीटा है ना, ये U1 cos थीटा। फिर जाके ये U2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, U2 cos थीटा है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में U1 का आ जाएगा U1 sin थीटा 1 है ना, ये इधर इसका आ जाएगा U2 sin थीटा 2। तब देखिए कोलिजन के बाद जो है ना, कोलिजन के बाद जो है इसकी वेलोसिटी कुछ V1 हो गई, इसकी वेलोसिटी कुछ V2 हो गई है ना। ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा 1 एंगल बना रहा है, ये अल्फा 2 एंगल बना रहा है और ये अभी फर्दर कंटिन्यू कर रहा है अपना मोशन है ना। तो इसके भी यहाँ पर ये दो कंपोनेंट होंगे है ना, दो कंपोनेंट हो गए, इधर V1 cos अल्फा 1 ऊपर में V1 sin अल्फा 1। सिमिलरली ये V2 cos अल्फा 2 प्लस V2 ये वो y डायरेक्शन में V2 sin अल्फा 2। अब देखिए अब कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा है ना। एफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 cos अल्फा 1 प्लस m2 v2 cos अल्फा 2 है। ये आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का मोमेंटम, वाई डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आया था u1 sin थीटा 1 m1 u1 sin थीटा 1 m1 u1 sin थीटा 1 और इसकी जो नीचे जा रही है m2 sin थीटा 2, इसका जो है ना माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है। और फाइनली इसमें क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में m1 v1 sin अल्फा 2 से जा रहा है, अल्फा 1 से जा रहा है, ये m2 v2 sin अल्फा 2 से जा रहा है। ये दोनों को वाई डायरेक्शन में मैं लिख दिया मोमेंटम की वैल्यू। तो इसको जो है ना आप सॉल्व करेंगे तो, और दूसरी इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, राइट। तो अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रिस्पेक्टिव चीजें आप निकाल सकते हैं। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट चिपक के चलना स्टार्ट कर देगा, हम एक साथ साथ चलना स्टार्ट कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने अभी लिया m1 मास की ऑब्जेक्ट है, u1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, m2 मास है, u2 से आ रहा है, तो दोनों कोलाइड किया है ना। ऑफ कोर्स u1 ग्रेटर देन u2 होना चाहिए तो ही जाके इसका कोलिजन पॉसिबल होगा। ये साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिया कैपिटल V वेलोसिटी से, कैपिटल V वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर दिया। तो कितना लिखेंगे अपन, नेट फोर्स क्या 0 है ना, इसके डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा है ना, इनिशियल मोमेंटम ये दोनों मिला के इनिशियल मोमेंटम बनाएगा, क्या आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हो जाएगा, ये साथ साथ चलना है m1 प्लस m2 into v। ठीक है ना, ये आ गया आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। वैसे मोमेंटम कोई भी कोलिजन किसी तरह का कोलिजन होना है तो ड्यूरिंग द कोलिजन हमेशा जो है ना मोमेंटम कंजर्व होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको याद रखना है ना। इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन है ना, इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इन ऑलवेज कंजर्व है ना, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जैसे कि यदि इन इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा है। इलास्टिक कोलिजन में है ना, अभी मैं बोलते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम हर जगह एप्लीकेबल है ना, हर जगह मतलब किसी तरह का कोलिजन हो रहा है यू कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम है ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन तब लगा सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन में है ना दो इक्वेशन आपके बन गए हैं। कौन सा बन गया, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दूसरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना। ये तीन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाता है, मैं अगर यहाँ पे लेट से समझते हैं इस वाले पॉइंट पे, एक ऑब्जेक्ट है m1 मास वाला, ये u1 वेलोसिटी जा रहा है ना। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट m2 ले लेते हैं, ये जा रहा है u2 वेलोसिटीज, ये कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये m1 कुछ v1 वेलोसिटी चलना स्टार्ट कर दिया, फिर जाके m2
कुछ v2 वेलोसिटी से जाना स्टार्ट कर दिया। तो वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये अप्रोच ये कर रहा है, इसका मतलब u1 अप्रोच कर रहा है u2 से, तभी तो कोलिजन होगा। इसका मतलब u1 माइनस u2 ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कब होगा, जब v2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगा v1 से। ये हो जाता है v1 v2 माइनस v1, ठीक है ना। तो ये तीन इक्वेशन हो गए इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फिर जाके ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। ओके, तो इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाता है, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो कुछ है u1 माइनस u2, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 0, क्योंकि ये दोनों चिपक के चल रहे हैं, कुछ सेपरेट ही नहीं होगा, इसलिए u1 इक्वल टू इसमें क्या आ जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन में u2 के बराबर, राइट। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जब रेशियो जो आप लेते हो ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गया v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये होगा u1 माइनस u2। इसका जो आप रेशियो लेते हो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे भी आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं किस तरह का कोलिजन है ना। यदि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई की वैल्यू यदि 1 है तो द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक होगा, है ना। परफेक्टली इलास्टिक मतलब उस केस में आप इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, तीनों इक्वेशन आप लगा सकते हैं। फिर कोलिजन इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक है ना, तो उस केस में ई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, है इसके बीच में लाई करेंगे ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होता है, ई की वैल्यू 0 हो जाता है क्योंकि वो चिपक के चलता है साथ साथ, है ना। तो इस तरह के ये अपन डिवाइड करते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ, जिस लाइन पे ऐसा चल रहा है, दो तरह के हो गए कोलिजन, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, मतलब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट यदि सेम हो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, है ना। यदि दोनों सेम नहीं हो तो उसको अपना बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, दो तरह कोलिजन हो जाता है ना। मतलब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ, जैसे ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये m1 इधर जा रहा है ना, और जो कोलाइड किया ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इसी डायरेक्शन में, है ना, ये u2 से जा रहा था m2 तो देखो लाइन ऑफ मोशन सेम है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, इस तरह के कोलिजन बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। यदि दोनों सेम नहीं हो, है ना, लाइन ऑफ मोशन अलग डायरेक्शन में और लाइन ऑफ कोलिजन इम्पैक्ट अलग डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, है ना। ये तो हो गया मूवमेंट के हिसाब से कोलिजन को डिस्क्राइब करना है। दूसरा आता है काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे डिस्क्राइब करना। यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होते हैं तो उसको अपना बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन है भाई, वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। यदि दोनों बराबर नहीं है तो वो इन इलास्टिक काइंड ऑफ कोलिजन है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे हो गया कैरेक्टराइजेशन। क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इसलिए कंजर्व नहीं होता क्योंकि कुछ एनर्जी जो जैसे उसको स्ट्राइक किया, धक्का मारा है, तो कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में चला जाता है और फिर जाकर वो रीस्टोर नहीं हो पाता कभी भी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता इनिशियल और फाइनल, राइट। तो हो गया अपना इनइलास्टिक कोलिजन। तो इतनी सारी चीजें है ना आपको एनटीए ने बोला कि ये सब आना चाहिए आपको, है ना। आपको बहुत इससे ज्यादा आ रहा बहुत अच्छा, लेकिन ये जो है एनटीए का जो सिलेबस है इतना तो आना चाहिए आपको, है ना। ये आपका था कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद योर यूनिट 4 एंड इन यूनिट 4 एनटीए हैव बीन आस्क्ड टू अबाउट द वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा, पावर को कैसे डिफाइन करें, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है, पावर को आप कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, dw by dt, है ना, dw by dt। तो पावर को अपन P इक्वल्स टू F इंटू V से भी लिखते हैं, है ना। पावर को P इक्वल्स टू F इंटू V, F क्या फोर्स और V है वेलोसिटी, तो ये हो गया अपना पावर, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है आपका वॉट, जो है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को अपन बोलते हैं वॉट बोलते हैं, है ना, जूल पर सेकेंड। ये पावर हो गया, तो पावर का इक्वेशन अपना ध्यान में रखना है, ये हो गया पावर से रिलेटेड। तो एकदम जोरदार तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो घबराना नहीं, एकदम मस्त जो है ना, आपने यदि साल भर बहुत अच्छे से तैयारी किया है तो आपका जो है ये छोटा सा पीरियड है, तो इसमें भी जो है ना आपको कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगा, है ना, आई होप। तो बहुत अच्छे से पढ़िए और एकदम पढ़िए जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।